अब की बार दरवेज़ खामोशी से इसके साथ चल दिया था। न जाने किस्मत अब उसके साथ कौन-सा खेल खेलने वाली थी। वो पिछले 1 घंटे से हवालात में बंद था। इसके चीखने-चिल्लाने का किसी पर कोई असर न हुआ था। "हे यू इडियट! इंस्पेक्टर, तुमने मुझे यहाँ किस जुर्म में बंद किया है?" दरवेज़ हवालात में बंद गुस्से से सामने चेयर पर बैठे इस करप्ट पुलिस वाले पर चिल्लाया था। "ओए हीरो, मुझसे शन पत्ती नहीं चलेगी, इसलिए चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जा, वरना तेरा वो हाल करूँगा कि ना सारी अकड़ी निकल जाएगी।" वही पुलिस वाला हद दर्जा जराना अंदाज में बोला था। दरवेज़ ने एक ज़ोरदार मुक्का जेल की सलाखों पर रसीद किए थे। नतीजन इसके ही पाँव में लग गई थी। वो पुलिस वाले को ढेरों गालियों से नवाजता अपना पाँव संभालने लगा था। "एक दफ़ा मुझे अपने डैड से बात करने दो, वरना..." दरवेज़ दहाड़ा था। "क्यों अरे, ज़्यादा ही जवानी का जोश है तेरे में?" एक मज़ाहिया अंदाज में कहा तो बाकी सब भी हंस दिए थे। दरवेज़ तहशुदा सा हवा में मुक्का चलाकर रह गया था। "बाबा, लाला अभी तक घर नहीं आए। मुझे फ़िक्र हो रही है। पता नहीं क्यों दिल परेशान हो रहा है।" आनिया शहरोज़ खान के रूम में दाखिल होते ही बोली थी। "अरे हमारी गुड़िया, या आप क्यों परेशान हो रही हो? आप जानती तो हैं आपके लाला की आदत। वो बेवकूफ़ तो अक्सर लेट हो जाता है।" उन्होंने उसका मूड सही करने को बात को मज़ाक का रंग दे दिया था। "बाबा, मैं जानती हूँ वो अक्सर लेट हो जाते हैं, मगर आज वो कॉल नहीं उठा रहे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो मेरी कॉल रिसीव ना करें।" हानिया की बात पर शहरोज़ खान भी अब कुछ परेशान हुए थे। वो सही कह रही थी। दरवेज़ चाहे जितना भी ज़िद्दी हर धर्म क्यों ना हो, मगर वो कभी भी घर से की गई कॉल इग्नोर नहीं करता था, चाहे फिर वो आधी रात को ही क्यों ना की जाए। वो हर वीकेंड में फ्रेंड्स के साथ घर से बाहर होता था, मगर उसने कभी अपनी हदूद नहीं लांघी थी। इसलिए शहरोज़ खान इस पर बेजा सख्ती के कायल न थे। उन्हें बेटे पर पूरा यकीन था। "क्या हुआ बाबा? मैं कह रही हूँ ना, लाला का मोबाइल ऑन है, मगर कॉल नहीं रिसीव हो रही।" आनिया ने उन्हें सोचों में डूबा देख बात दोहराई थी। "हाँ हाँ, तुम अपने रूम में जाकर आराम करो बच्चे, मैं देखता हूँ क्या बात है। वो कॉल नहीं उठा रहा।" शहरोज़ खान ने उससे जाने का कहा था, क्योंकि समाइर बेगम सो चुकी थी। अगर वो जाग जाती तो दरवेज़ की खैर न थी। हानिया के जाते ही शहरोज़ साहब दरवेज़ का नंबर ट्राई करने लगे थे। शमी किस्मत उनकी कार रिसीव हो गई थी। लापरवाही की भी हद होती है खान, तुम हो कहाँ उल्लू के पट्टे। उन्होंने कार रिसीव होते ही उसे लक़ाबात से नवाजा था। "तुम्हारा खान जेल में बंद है बड़े खान साहब। अगर उसकी खैरियत चाहते हो तो अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ।" "वो क्या है ना, ये बहुत बकवास कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस का डंडा इस पर चल जाए।" वो खबासत से कहता हुआ हंसा था। "बकवास बंद करो, हमारे बेटों को एक खरोश भी आई तो तुम्हारी खैर नहीं।" शहरोज़ खान गुस्से से दहाड़े थे। "हमारे इससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, इसलिए जितना कहा है इतना ही करो बड़े खान जी।" पुलिस वाला बदतमीज़ी से बोला था। सामने खड़े दरवेज़ ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भेजी थी। "हम अभी आते हैं, एड्रेस बताओ।" शहरोज़ खान नरम पड़े थे। इंस्पेक्टर ने एड्रेस बताया तो वो कॉल कट करते ही कार में बैठकर पुलिस स्टेशन रवाना हुए थे। ये रात 12 बजे का वक्त था। इतनी देर हो गई थी, फिर भी आज उसे नींद नहीं आ रही थी। बिलाखिर वो उठ बैठी थी। अब उसका इरादा कुछ नोट्स बनाने का था, इसीलिए वो अपनी बुक्स और रजिस्टर लेकर राइटिंग टेबल पर आ गई थी। इसी वक्त उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ था। इस वक्त कौन होगा, उसने दिल में सोचा था। यस कमान, उसने अपने मखसूस धीमे लहजे में जवाब दिया था। "क्या कर रही हो चुड़ैल?" साइम ने रूम के अंदर झांकते हुए इससे पूछा था। अभी वो जवाब देने ही वाली थी कि खुद ही बोलना शुरू हो चुका था। "खैर, जो भी कर रही थी, फ़ौरन से नीचे और मुझे खाना गर्म करके दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। असल में अम्माम सो गई हैं, इस वजह से तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वैसे हाँ, अगर तुम सच सोच रही हो कि मैं रात के 12 बजे डिस्टर्ब करने पर तुम्हें सॉरी बोलूँगा तो हरगिज़ भी नहीं।" अपनी बात के जवाब में ज़रवा को मुंह खोलता देखकर वो दोबारा से बोला था, और पलक झपकते ही रूम से गायब हो गया था। वो आंधी की तरह आया था और तूफान की तरह वापस चला गया था। माजी
जरवेज जो अपनी धुन में सीटी बजाता घर में दाखिल हुआ था, स्माइल बेगम की आवाज़ पर रुका था। तुमने ऐसा क्यों किया जरवेज? उनके सवाल पर वो हैरान हुआ था। मैंने क्या किया मॉम? जरवेज ने सवाल किया था। ज़्यादा मत बनो मत, मैं जानती हूँ तुमने ही ज़ाहिर को फंसवाया है ताकि वो घर छोड़ जाए और तुम सबकी नज़रों में उठ जाओ। उसकी जगह लेने के लिए तुमने इस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम कैसे लगा दिया? वो तो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त था ना। जरवेज क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो। समाइल बेगम फटी तो पड़ी थी। मॉम प्लीज़ आप इसकी साइड लेना बंद कीजिए, मैं बहुत जल्द आपको उसका प्रूफ दूंगा। मेरी कोई गलती नहीं, वो गलत था इसलिए उसे सज़ा मिली है। आप क्यों मेरी जान को आ गई हैं? मैंने कुछ नहीं किया, जरवेज बेजारगी से कहता अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। समाइल बेगम सर थाम कर रह गई थी। शहरोज़ खान जरवेज की बेल करवाकर 1 बजे जरवेज हाउस वापस आए थे। जरवेज ने उन्हें सारी बात बता दी थी, जिस पर कुछ गुस्सा होने के बाद बिलाखिर वो मान ही गए थे। घर आते ही जरवेज अपने रूम की जानिब चला गया था, जबकि शहरोज़ खान पहले ही जा चुके थे। जरवेज हैरान था, जाने किसकी दुआओं का इशारा था इसके गिर्द। एक रूम में ही दे आई थी। अब उसका इरादा अपने लिए काफ़ी बनाने का था। जरवा अभी मग में काफ़ी फेंट रही थी जब वो किचन में दाखिल हुआ था। जरवा का रुख दूसरी जानिब था, इसलिए वो उसे नहीं देख सकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिल्कुल इसके करीब जाकर रुका था। क्या हो रहा है? ज़ाहिर खान की संजीदा मगर गंभीर आवाज़ जरवा के कानों में गूंजी थी। जरवा करंट खाकर पलटी थी। आप उससे देखकर जरवा शॉक्ड सी हो गई थी। वो तो काफ़ी बना रही हो, उसने इसके करीब चेहरा करके काफ़ी की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए मुस्कुराकर पूछा था। जरवा एकदम पीछे हटी थी। एक मग काफ़ी मुझे भी पिला दो, ज़ाहिर ने इसकी जानिब देखते हुए अब के मज़े से फरमाइश की थी। उन्हें क्या हो गया? ये इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं? जरवा ने दिल में सोचा था। मैं बनाती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा दूर खड़े हों, वो कहते ही अब जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। ज़ाहिर इससे कुछ फासले पर सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया था और दिलचस्पी से इसकी घबराहट मुलाजा कर रहा था। उसकी मौजूदगी से जरवा कंफ्यूज हो रही थी। ब्लैक लिनन के ट्राउज़र सूट में मल्टी शेड का दुपट्टा शानों पर फैलाए वो मगन सी कॉफ़ी मिक्स कर रही थी। इसके सुनहरी बाल कैचर में कैद थे, जबकि कुछ लटें इसके चेहरे पर आ रही थी। अपनी इस सादगी में भी वो क़यामत की दा रखती थी। ज़ाहिर बेखुद सा उसे देखे जा रहा था। उसकी नज़रों की तपश जरवा को साफ महसूस हो रही थी। बार बार इसके हाथ लरज़ रहे थे। ये ले जरवा काफ़ी का मग थामे इसके सामने आ खड़ी हुई थी। ज़ाहिर एकदम होश में आया था। थैंक्स बट नो थैंक्स, स्पॉटलैज में कहता वो इससे काफ़ी का मग लेते हुए सिंक की जाने बढ़ा था। जरवा हैरानगी से उसे देख रही थी। देखते ही देखते ज़ाहिर ने काफ़ी का मग सिंक में खाली कर दिया था और वापस पलटा था। जरवा शिद्दत सी उसे देख रही थी। जब आपको काफ़ी पीनी नहीं थी तो बनवाई क्यों? वो उसके सामने खड़े गुस्से से पूछ रही थी। मेरी मर्ज़ी, में जो करूँ। तुमने मेरे लिए कप बनाई थी और मैंने सिंक में डाल दी। बात ख़त्म। वो बदतमीज़ी के से लहजे में कहता किचन से निकल गया था। जरवा का दिल चाहा इस बददिमाग शख्स का दिमाग दुरुस्त कर दे, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच ही सकती थी। इसके जाने के बाद वो जलती गड़ती किचन से निकली थी। दिल पे गुस्सा भी करो तो क्या फ़ायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। वो नाश्ते के बाद सबको खुदाफिज कहती गाड़ी में बैठी थी। आज वीकेंड था, इसलिए यूनी से ऑफ था, मगर वो फरियाल के साथ लाइब्रेरी जाने का कहकर घर से निकली थी। उसका इरादा आज मज़ार पर जाने का था, जिसके बारे में फरियाल ने उसे बताया था। कोई 15 मिनट बाद वो मज़ार के सामने थी। तो तू आ गई। उसे देखते ही एक बूढ़ी औरत, जो कि देखने में कोई मलंग लगती थी, उसके पास आई थी। सब्ज़ रंग के लिबास में मलबूस वो औरत 60 के दरमियान की थी। सफ़ेद बालों की चोटी बनाए सर पर बड़ा सा दुपट्टा लिए वो अपनी बड़ी बड़ी काजल से भरी स्याह आंखें इस पर गाड़े, एक हाथ में छड़ी थामे जबकि दूसरे हाथ में तस्बीह लिए उसका रास्ता रोके खड़ी थी। जरवा डर के मारे उछल कर कुछ कदम पीछे हटी थी। कौन आप? उसने तकरीबन हल्कलाते हुए पूछा था। ये स्वात यूनिट से कुछ दूर एक मज़ार था।
वो घर में बिना बताए जहाँ आई थी और अब उसे इस बुलंदनुमा दरवेश औरत से खौफ महसूस हो रहा था, जबकि वो दरवेश औरत उसे यूं देख रही थी जैसे इसके चेहरे से इसके दिल का हाल जान के ही हो। उसे खामोश देख ज़रवा वापस मुड़ने लगी थी। रुक जा मेरी बच्ची। इस औरत की नरम मगर संजीदा आवाज़ पर ज़रवा के उठते हुए कदम वही थमे थे और वो पलटी थी। जी आपको कौन है वो? ज़रवा अब डरते डरते इससे पूछ रही थी। मैं अल्लाह की ज़मीन पर रहने वाली आम सी बंदी हूँ, मगर तू बहुत ख़ास है। तू वो है जिसे गुनाहों में डूबे शख्स को अल्लाह की तरफ लाना है। तुझे ये मौका इस खुदावंद करीम ने दिया है। तू बहुत नसीबों वाली है। तेरा बख्त बहुत बुलंद है बच्ची। वो जो अल्लाह की राह से भटक गया है, तू उसे दीन की तरफ लाएगी। तूने नादानी में उसे दरबदर किया था, तू ही दना बनकर उसे वापस लाएगी। वो मालिक है ना, वो सब जानता है। वो ज़रूर तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाएगा। वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए ना जाने किस शख्स के बारे में बात कर रही थी। ज़रबा को खाक भी पर लेना पड़ा था, मगर फिर भी खामोश खड़ी उसे सुन रही थी। वो उम्र में इसकी दादी नानी जैसी थी, इसीलिए ज़रबा एहतरामन वहाँ खड़ी थी। मगर मैं समझी नहीं आंटी, आप क्या बात बोल रही हैं? मैं क्यों किसी को दरबदर करूँगी? ज़रबा ने आहिस्ता से इससे सवार किया था। सब समझ आ जाएगा जब वक्त का चक्कर घूमेगा, जब उसे खुदा तेरे रूबरू लाएगा। सुन, तू उसे इस्लाम सिखाएगी, उसे दीन की तरफ लाएगी। वो अजीब पुरस्रार से अंदाज में बोल रही थी। वो ज़रवा हैरानगी से उसे सुन रही थी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी, ये आप किसके बारे में बात कर रही हैं? ज़रवा ने अपना सवाल दोहराया था। समझ आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, बस थोड़ा सा सब्र। बोल बच्चे, तुझे जब मौका मिलेगा किसी भटके हुए को राह पर लाने का, तो अपना फ़र्ज़ निभाएगी ना? वो अब ज़रवा से पूछ रही थी। जाने कौन सी कशिश थी उस पुरअसरार सी औरत की बातों में। ज़रवा का सर बेख्तियार इस बात में हिला था। इसके हाँ करने पर वो औरत मुस्कुराई थी। मगर मैं किसी को कैसे राह पर ला सकती हूँ? मैं तो किसी को ज़्यादा जानती भी नहीं, मेरे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं। तू कौन है वो जो इस्लाम से दूर है? और मैं कैसे उसे संभालूंगी? मैं तो किसी ऐसे शख्स को जानती भी नहीं, ज़रवा सादगी से बोली थी। ये सोचे बिना कि वो किसी ऐसी शख्स को बहुत अच्छे से जानती है। सब पता चल जाएगा, सब कुछ। वक्त की बात है, सारे भेद खुलेंगे। और हाँ, बिल्कुल बुरा नहीं है वो शख्स, बस हालात इसके साथ नहीं थे। वो टूटा हुआ है, तुझे उसे संभालना होगा। है बुलंद बख्तों वाली, अल्लाह तुझे कामयाबी दे, तेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो। आज मैं तुझे दिल से दुआ देती हूँ, तू जैसे चाहे वो उम्र भर के लिए तेरा हो जाए, तन से भी और मन से भी। उसके दिल में सिर्फ तेरा राज हो। तुम दोनों का साथ उम्र भर कायम रहे। वो उसे दुआ देती मुस्कुराती हुई अपनी छड़ी संभालती इसके करीब से गुजर गई थी, जबकि ज़रवा गुमसुम सी वहीं खड़ी रह गई थी। ज़रवा बच्चे, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अगर आप कहें तो घर चलें। बड़ी बीबी परेशान हो रही होंगी। ज़रवा ड्राइवर अंकल की आवाज़ पर चौंकी थी। हाँ हाँ जी ड्राइवर अंकल चलिए, ज़रवा कहते हुए इसके साथ चल दी थी। इसके बैठते ही करीम बाबा ने गाड़ी चलाई थी। ज़रवा सोचों में खोई सीट की पुश से टेक लगा गई थी। उस औरत की अजीब व गरीब बातें ज़रबा को बेसुकून कर गई थी। न जाने वक्त अब उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाला था। फिर उसके बाद एक वो मंजिल भी आएगी, दिल से उसका ख्याल मिटा कर गी आप। आज वीकेंड था और असूल के मुताबिक एक वीकेंड को डिनर खान प्लस और अगले वीकेंड जरवेज़ हाउस में होता था, जबकि वीकेंड पर ब्रेकफास्ट लेट होने की वजह से लंच तो अक्सर गोल कर दिया जाता था। मगर इस बार का वीकेंड हर बार से हटकर काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि आज सफ़ीर ख़ान पलवशा बेगम कोई बहुत अहम बात करने वाले थे और इस ही वजह से पलवशा बेगम ने सब बच्चों को सख्ती से डिनर पर मौजूद होने की ताकीद की थी। और ये ताकीद सब के लिए थी, ज़ाहिर ख़ान अफरीदी के लिए भी। ये शाम 6 बजे का वक्त था। ज़रवा जब से मज़ार से आई थी, उसका जहन इस पुरअसरार औरत की बातों में उलझा हुआ था। वो अभी उन्हीं सोचों में उलझी हुई थी जब उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही गुल खड़ी थी। गुल ने उसे आज सबके दरवेज़ हाउस जाने पर बताया था।
पलवशा बेगम ने उससे भी 7 बजे तक तैयार रहने की ताकीद की थी। ज़रवा उसकी बात सुनकर बेदिली से इस बात में सर हिलाती वापस मुड़ी थी। जरवेज को सुबह सुबह ही एक पार्सल मौसूल हुआ था। उसने उसे खोला तो इसमें एक कैसेट था। ये कैसेट मुझे कौन भेज सकता है? जरवेज कुछ सोचता हुआ वो कैसेट लेकर अपने रूम में आया था। उसने कैसेट प्ले किया तो कैसेट में किए गए इंकशाफात ने उसे हिलाकर रख दिया था। वह जो खुद को ज़ाहिर से नफ़रत करने पर आमादा नहीं कर पा रहा था और पिछले कुछ दिनों से शर्मिंदा था, उसे रह रह कर अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मगर आज एक कैसेट ने उससे पल भर में वो फैसले करवा दिए थे जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। वो फैसला था ज़ाहिर खान अफरीदी से नफ़रत का, उसे तबाह करने का, उसे ज़िंदगी के हर मोड़ पर शिकस्त देने का, इससे इसके किए बदला लेने का। उसने वो कैसेट इसी शाम सबके सामने प्ले किया था। इस कैसेट में मौजूद बयान से कुछ लोगों की ज़ाहिर से नफ़रत में इजाफ़ा हो गया था, जबकि कुछ को अभी भी इस बात पर यकीन न था। मगर जरवेज़ खान के लिए इस दिन से ज़ाहिर खान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। मगर जरवेज़ खान के लिए इस दिन से ज़ाहिर खान इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। लाला, अगर आप रेडी हैं तो नीचे आ जाइए, सब आपका वेट कर रहे हैं। पुप्पो की काफ़ी कॉल्स आ चुकी हैं, साइम ने ज़ाहिर को जैसे इतला दी थी। मॉम ने ये कौन सा फैसला फजूल आर्डर जारी कर दिया है? एक तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं वहाँ जाने का, वो बेजारगी से बोला था। मगर लाला, आज मॉम एंड बाबा कोई बहुत अहम बात करने वाले हैं, इसलिए हम सब का वहाँ होना ज़रूरी है। साइम ने जैसे और एली वो इसकी तरफ देखता हुआ तनज़िया अंदाज में पूछ रहा था। हाँ लाला, मैं जब ही आपको बुलाने आया हूँ, साइम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। ओके फ़ाइन, तुम जॉब में आ रहा हूँ, जाहिद ने गोया उस पर एहसान किया था। साइम के जाने के बाद वो बेदिली से शावर लेने चल दिया था। अगले 10 मिनट में वो अपनी छा जाने वाली पर्सनालिटी के साथ स्किन कलर की जैकेट्स पर ब्लैक शर्ट्स और ब्लैक की जैकेट पहने, आंखों को ब्लैक ग्लासेस से कवर किए बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। मिस्टर खान स्टैंड अप। मिस नेथा के गुस्से में भरी आवाज़ पर वो जो अपनी धुन में बैठा था फौरन खड़ा हुआ था। ब्लू जीन्स पर ब्लू ही शर्ट पहने वो बेहद हैंडसम लग रहा था। आंखों पर ब्लैक ग्लासेस चढ़ाए, स्पार्ट चेहरा लिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा वो वहाँ सबसे नुमायाँ था। आपका ध्यान कहाँ है? वो अब इससे अपने इसी ब्रिटिश लबो लहजे में पूछ रही थी, मगर वो बिल्कुल खामोश था। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ मिस्टर खान। समन्विता आपके ज़रा सख्ती से बोली थी, मगर खान फिर भी कुछ ना बोला था। मैंने कहा आपका ध्यान कहाँ था? आप पाकिस्तानी हैं ना? आप क्लास में ये सब करने आते हैं? आपकी बार वो चुप ना रह सका था और जब बोला था पूरी क्लास के में सन्नाटा छा गया था, जबकि मिस निथा के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हुई थी। एक्चुअली मेरा ध्यान वहाँ था जब आप फर्स्ट बेंच पर बैठे ब्राइट को चीटिंग करते हुए भी नज़रअंदाज कर रही थी और ख़ुद उसे खुली छूट दे रही थी। पेपर्स 1 के फर्स्ट 3 आप उसे शायद पहले ही हल करके दे चुकी हैं। मज़ीद आपका इरादा MCQs को सॉल्व्स और उसे ब्लैंक्स फुल करवाने का था, और मैंने जहाँ तक पिछले 1 वीक से नोट किया है तो मिस्टर ब्राइट के फादर आपके अंकल हैं। मगर मैं सोच ये रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों क्यों किया? क्या आपको नहीं मालूम ये कितना बड़ा जुर्म है और इसकी सज़ा के तौर पर आप भी हो सकती हैं? मेरे ख्याल में इतना ब्रीफ काफ़ी है। अगर चाहें तो मैं मज़ीद बता देता हूँ कि मेरा ध्यान कहाँ है। बट ऐसा ना हो मैं कुछ कहूँ और आपको बुरा लग जाए। असल में हम पाकिस्तानी अपनी टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो पुरसकून से अंदाज में इंग्लिश में ही जवाब देता मिस निथा की बोलती बंद करवा गया था। उसका जवाब सुनकर मिस निथा सुर्ख चेहरा लिए हनोक्स बनी खड़ी थी। वो इसके जवाब पर तमला सी गई थी, जबकि पूरी क्लास में दबी दबी सरगोशियाँ गूंजने लगी थी। साइलेंस, वो गुस्से में चिल्लाई थी। क्लास में खामोशी छा गई थी। ज़ाहिर खान चेहरा संजीदा चेहरा लिए इसी पोजीशन में खड़ा था। एंड
یوں مسٹر ظاہر خان، میں آپ سے تو بعد میں بات کرتی ہوں۔ اب وہ شمع تیور لیے اس کی جانب مڑتی ہوئی تپے ہوئے انداز میں انگلش میں ہی بولی تھی۔ شیر خان دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تھا، اپنا بیگ شولڈر پر ڈالے کلاس سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ بدتمیز ہرگز بھی نہ تھا، مگر پچھلے 1 سال اور 6 مہینے کی اسٹرگل نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا، جس میں نمبر 1 پر اس نے جو سیکھا تھا وہ تھا دھوکہ باز اور دوہری فطرت لوگوں کو سبق سکھانا، اور وہ یہ کام بخوشی کرتا تھا۔ اس کی کسی سے نہیں بنتی تھی۔ پوری یونین میں وہ اپنی اکھڑ مزاجی اور بدتمیزی کی وجہ سے مشہور تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یونیورسٹی کا نمبر 1 اسٹوڈنٹ تھا، اور مقابلے میں اول آنا جیسے اس کا جنون بن گیا تھا۔ کوئی ایسا کام نہ تھا جس میں ظاہر خان پیچھے رہ جائے، اسی وجہ سے وہ ہر بار اپنی ذہانت اور طاقت کے بل بوتے پر ہر میدان فتح کر جاتا تھا۔ وہ پٹھان تھا اور کافی ہینڈسم تھا، لڑکیاں اس کی وجاہت پر مرتی تھیں، مگر کچھ دن فلرٹ کرنے سے زیادہ اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروایا تھا۔ کانفیڈنٹ تو وہ پہلے ہی تھا، اس قدر پذیرائی نے اسے مزید خود پسند اور مغرور بنا دیا تھا۔ سرکشی اور ہٹ ڈرمی تو جیسے اس کی فطرت میں رس بس گئی تھی۔ اس نے اس 1.5 سال کے عرصے میں خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ اسے بہت آگے جانا تھا اور ان لوگوں کو کچھ بن کے دکھانا تھا جنہوں نے اس سے اس کی مسکراہٹ چھینی تھی۔ اس واقعہ نے ظاہر خان سے بہت کچھ چھین لیا تھا، مگر لندن آ کر اس نے بہت کچھ پایا بھی تھا۔ ابھی تو شروعات تھی، ایک بہترین مستقبل اس کا منتظر تھا، کیونکہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اور ارادے مضبوط ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ظاہر خان کی منزل اس کی منتظر تھی۔ وہ سب زرویز ہاؤس پہنچے تو سمیع بیگم، ہانیہ اور شہروز خان انہیں لانچ میں ہی اپنے منتظر ملے تھے۔ سب ہی ایک دوسرے سے مل کر اب لانچ میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ ارے ظاہر نہیں آیا؟ جب سے واپس آیا ہے مجال ہے جو پھپھو کے گھر ایک بھی چکر لگا لیا ہو، سمیع بیگم نے پروشہ بیگم سے ظاہر کا پوچھا تھا۔ ارے پھپھو، وہ لالا اپنی کار میں آ رہے ہیں، انہیں ایکچولی کچھ سامان لینا تھا آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم جائیں؟ وہ بس آ رہے ہیں، وہ جو اب سائم نے دیا تھا۔ اسی وقت اسے سیڑھیوں سے زرویز خان اترتا دکھائی دیا تھا۔ سائم فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ زرویز لالا، سائم نے مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا تھا۔ چیمپئن؟ زرویز نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ یار برو، میں بچہ نہیں ہوں۔ سائم نے منہ بسورا تھا۔ زرویز ہلکا سا مسکرایا تھا، اس کی خوبصورت گرے آنکھیں بھی مسکرا اٹھی تھیں۔ لائٹ براؤن کاٹن کی شرٹ اور بلیک جیکٹس میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ آج سردی کچھ زیادہ تھی، اس لیے اس نے شرٹ کے اوپر سے بلیک کلر کا اوپر پہنا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک سحر کن پرسنالٹی کا مالک تھا۔ سائم سے باتیں کرتا وہ اب سب کی جانب آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ السلام علیکم، زرویز نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ہی مسکرا کر جواب دیا تھا۔ سمیع بیگم کو اس کا سلام کرنا بہت اچھا لگا تھا، انہیں اپنے لاڈلے کو اسی روپ میں تو دیکھنا تھا۔ زرویز سب سے مل کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے عین سامنے ایک پنک اینڈ وائٹ کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں شانوں کے گرد پنک ہی کلر کی شال پھیلائے ضربہ بیٹھی تھی۔ وہ ہانیہ سے باتوں میں مصروف تھی، بالوں کو چوٹیا کی شکل دیے سلیقے سے دوپٹہ سر پر لیے وہ سادگی میں بھی بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ زرویز کی نگاہیں جیسے اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اسی وقت لانچ میں ایک دلکش آواز گونجی تھی، السلام علیکم۔ ظاہر صاحب کو سلام کرتا ہوا لانچ میں لگے گلاس ڈور سے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں ظاہر خان آفریدی پورے 3 سال اور 6 مہینے بعد قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے خوبرو چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ شاہانہ چال چلتا ہوا سب کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اسے دیکھ کر زرویز کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، جبکہ سب ہی نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ پروشہ بیگم بھی مسکرا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود پھولوں کا بوکے اور ڈیروں شاپرز سمیع بیگم کی طرف بڑھائے تھے۔ سمیع بیگم ہی تو تھی جن کی بدولت آج ظاہر خان اس مقام پر تھا۔ ہر لمحہ اس سے باخبر رہنے والی اس کی عزیز از جان پھپھو
अरे मेरा बच्चा आ गया। स्माइल बेगम ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ से सामान लिया था और हानिया को थमाया था। जी फूफो, सिर्फ आपके लिए आया हूँ, इसने बजाय मुस्कुराते हुए कहा था, मगर इसके लफ्ज़ों में अजीब सी सदमोरी थी। उसने अब स्माइल बेगम के सामने अकीदत से सर झुकाया था। स्माइल बेगम तो दिलो जान से सदकेवारी हुई थी। उन्होंने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरकर इसकी पेशानी पर पुरशफ़क़त बोसा दिया था। ज़ाहिर इनसे मिलने के बाद शहरोज़ खान की जानिब बढ़ा था। शहरोज़ खान भी इससे खुश दिली से मिले थे। ज़रवेज़ बेटा, ये क्या बात है, भाई आया है, आपको दिखता नहीं, चले आप भी उठें और ज़ाहिर से मिलें। शहरोज़ खान ने हुक्मिया कहा था। ज़रवेज़ जो पाँव पर पाँव रखे एक शान से सोफ़े पर बैठा था, मुँह बसोरते हुए उठ खड़ा हुआ था। वैसे तुम बोझ कुछ ज़्यादा ही ढीठ हो कज़न, ज़रवेज़ तंज़िया अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़कर इससे बलगीर हुआ था। तुम्हारी ही सोबत है, गंदा असर तो होगा। खैर, तुम चाहे कि जितनी कोशिश कर लो, ज़ाहिर खान से जीत नहीं सकते। वो तुमसे हमेशा 2 कदम आगे मिलेगा। ज़ाहिर ने इससे गले मिलते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा था। ज़रवेज़ का दिमाग घुमा था। वो इससे अलग होकर एक तरफ जाकर बैठ गया था, जबकि ज़ाहिर भी अब साइम के बराबर में सोफ़े पर बैठ गया था। वो आज काफ़ी वक्त बाद इस जिम में आया था। ज़ाहिर के जाने के बाद वो भी अपनी स्टडीज़ में बिज़ी हो गया था। इन दोनों का एक ही ख्वाब था, मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटल करना और अपना नाम मुल्क के बिजनेस टाइगर्स में शामिल करना, जिसके लिए वो दोनों ही मेहनत कर रहे थे। आज वो एक अरसे बाद वक्त निकाल कर जिम आया था। उसका इरादा फिर से जिम ज्वाइन करने का था। बॉक्सिंग इसका जुनून थी। वो 22 साल की उम्र में ही इंतहाई माहिराना अंदाज में रिंग में लड़ता था। वो सुर्ख व सफ़ेद रंगत और लंबी चौड़ी जिसामत वाला एक भरपूर ताकतवर नौजवान था। वो खुद को एकदम फिट रखता था। लड़कियां इसके लेग्स और फिटनेस पर मरती थी। यही चीज़ उसे मगरूर बना चुकी थी। इसकी ग्रे मगरूर आंखों में जहानत की चमक थी। बिलाशुबा वो एक वजीह मर्द था। उसे अपनी इस वजाहत का भरपूर अंदाज़ा था, इसीलिए उसका ड्रेसिंग सेंस भी कमाल था। वो बला का ज़हीन शख्स था, मगर यूनी में वो फ्लर्ट के नाम से मशहूर था। उसे जिम में आते देखे मानी फ़ौरन इसके करीब आया था। ज़रवेज़, तुम्हें इतने दिन बाद यहाँ देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मानी चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से जाए बोल रहा था। ज़रवेज़ बिना कोई जवाब दिए आगे की जानिब बढ़ गया था। वो सब इस वक्त बातों में मशगूल थे जब हानिया ने आकर मेज़ पर खाना लगने का बताया था। सब ही एक एक करके उठकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए थे। आज यूनी में स्टूडेंट्स इवेंट्स फंक्शन था, जिसमें हर साल स्टूडेंट को मुख्तलिफ एवार्ड्स से नवाजा जाता था। वो अभी लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस के गेट पर पहुंचा ही था। उसने अपनी बाइक एक साइड पर पार्क की थी और अंदर की जानिब बढ़ गया था। ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट पर ब्लैक ही स्टाइलिश सा कोट पहने वो एडिटोरियम में दाखिल हुआ था। एडिटोरियम स्टूडेंट से भरा पड़ा था और अपनी 0 सीट पर बर्जमान हो गया था। स्टेज पर मौजूद डायरेक्टर स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहा था, जबकि वो इस जगह इतनी बेनियाजी से बैठा हुआ था जैसे आज के इस फंक्शन से उसे कोई दिलचस्पी ना हो। फिर वो घड़ी भी आ ही गई जब पिछले साल की तरह इस साल भी डायरेक्टर ने स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर्स का अवार्ड लेने के लिए इसका नाम लिया था। साल में ये दूसरी कामयाबी उसकी मुंतज़िर थी। उसे जैसे ये पता था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये अवार्ड ज़ाहिर खान का ही है, इसके तासरात में रत्ती भर भी तब्दीली नहीं आई थी। वो बहुत ही आम से अंदाज में अपनी निश्चित से उठा था और मुतवातर और मुनासिब चाल चलता हुआ स्टेज पर पहुंचा था और बेनियाजी से अवार्ड लेकर बगैर कुछ कहे स्टेज से उतरा था। अवार्ड वसूल करते ही वो वहाँ से निकला था और अपनी हैवी बाइक पर बैठकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ जानिब चल दिया था। खाने के बाद अब सब ही बड़े दूसरे रूम में किसी अहम बात में मसरूफ़ थे।
जब यंग जनरेशन लॉन्च में थी, वैसे क्या लगता है अंदर क्या बात हो रही होगी। साइम से ज़्यादा देर चुप नहा रह गया था। अब मुझे क्या पता मुझे क्या इल्हाम हुआ है, मिशाल चिढ़कर बोली थी। मुझे तुमसे तो राय लेनी ही नहीं चाहिए थी, तुम तो हो ही जंगली बिल्ली, साइम ने तपे हुए अंदाज में जवाब दिया था। जबकि जरवा और आनिया इसकी नोक-झोंक पर हंस दी थी। जरवा साहिद जो कि मोबाइल में बिजी था, जरवा को हंसते देख इसने सर उठाया था, जबकि उसे मुतवज्जो देखकर जरवा की हंसी को ब्रेक लगा था। उसी वक्त जरवेज लॉन्च में दाखिल हुआ था। उसका कोई फ्रेंड आया था, जिस वजह से वो खाना खाते ही बाहर चला गया था। है गाइस, ये इतना सन्नाटा क्यों है। वो कुशन उठाकर गोद में रखता सोफे पर बैठ गया था। अरे यार लाला, वही तो मैं कह रहा हूँ, कब सब बड़े अंदर क्यों हैं और क्या बात हो रही है। मगर ये मिशाल मुझसे ही लड़ रही है। साइम ने मुंह बनाते हुए मिशाल की तरफ इशारा किया था। तो मिशाल, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है। जरवेज़ ने अपने दिलकश अंदाज में बराह रास्त उसे मुखातिब किया था। मैं मुझे मुझे क्या पता। मिशाल कुछ पल को गड़बड़ाई थी। जरवेज़ उसे ही देख रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। उसे ही दर्द उठ रहा है अंदर की बातें जानने का। अब की बार वो अपने अजली पुरएतमाद लहजे में बोली थी। जबरा जरवा जरवा नज़रें झुकाए खामोश बैठी थी, जबकि जाहिर भी यूँ बैठा था गोया वो वहाँ मौजूद ही ना हो। उसी वक्त सब बड़े मुस्कुराते हुए लॉन्च में दाखिल हुए थे। जाहिर के अलावा वो सब ही अपने तजस्सुस से थे। मॉम, अब बता भी दें क्या बात करनी थी आपने। उन्हें आते देख साइम जल्दी से बोला था। उसकी बेताबी पर सब मुस्कुरा दिए थे। चाची जान, आप ही बता दें। साइम अब नगीन बेगम से पूछ रहा था। ऐसा करें, इस नालायक को ही बता दें। पलवशा बेगम यही सबको ये खुशखबरी देगा। सफ़ीर खान हंसते हुए बोले तो पलवशा बेगम और नगीन बेगम भी हंस दी थी। यस बाबा, बाबा इज़ राइट। साइम पुरजोश हुआ था। तो अब तो जरवेज़ भी हैरान सा हो रहा था। तो फिर ठीक है साइम, अपने लाला को बता दो। पलवशा बेगम शरारती अंदाज में बोलते बोलते रुकी थी। इनकी इस जुमले ने जरवा के दिल की धड़कनें तेज़ की थी, जबकि अब जाहिर ने भी सर उठाया था। कि क्या ताईजान, विशाल ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था कि हमने जरवा और जाहिर की बात पक्की कर दी है। पलवशा बेगम के जुमलों ने वहाँ मौजूद कुछ अफराद से के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी, तो कुछ के सरों पर गोया धमाका किया था। वहाँ मौजूद तीनों नफूस तो गोया सकते में थे। जाहिर एक झटके से सोफे से उठा था। जरवेज को भी शौक लगा था, जबकि जाहिर के दिमाग में जैसे आंधी से चक्कर चलने लगे थे। जरवा की भी हालत गैर हो रही थी। मुबारक हो जरवा, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे प्यारे दोस्त जैसे लाला और मेरी बहन की शादी। ओ माय गॉड्स। जरवा आनिया इसके गले लगी और भी जाने क्या कुछ बोल रही थी, मगर जरवा तो जैसे साकत सी खड़ी थी। जाहिर मिठियाँ बेचे अपने तेज पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। किस्मत ने यह कैसा फैसला कर दिया था इसकी ज़िंदगी का। वो लड़की जिससे वो बेइंतहा नफरत करता था, इससे शादी। अगले ही पल उसका ज़िद्दी और हरदरम रूप अधू आया था। वही बेपरवाह अंदाज जिसके लिए वो मशहूर था। बिना इसके तासरात नोट किए अब सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। उसी वक्त लॉन्च में उसकी बर्फ सी सर्द आवाज़ गूंजी थी। सॉरी मॉम, बट मैं ये शादी नहीं कर सकता। स्पॉट लहजे में कहकर वो लंबे लंबे कदम उठाता वहाँ से निकलता चला गया था। इसके लफ्ज़ों से वहाँ मौत मौत का सा सन्नाटा छा गया था। हर कोई अपनी अपनी जगह शौक की सी कैफियत में था। इसके इनकार ने सबको ही हिला कर रख दिया था। पलवशा बेगम और सफ़ीर खान के सर मारे शर्मिंदगी के जुग से गहे थे। जरबा का चेहरा भी मारे जिल्लत के सुर्ख हो रहा था। इसकी आंखें छलकने को बेताब थी, जबकि फुरकान खान खामोश थे। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाला साइम भी खामोश सा बैठा था। विशाल को इन सब से कोई ख़ास फ़र्क न पड़ा था, जबकि आनिया को इस इनकार से बहुत दुख पहुंचा था। उसे जरवा के लिए भी बहुत बुरा फील हो रहा था। वो जरवा के साथ ही बैठी थी। जरवेज़ खान वहाँ वो वाहिद शख्स था जिसे ज़ाहिर के इनकार से जैसे दिली सुकून मैसर आया था।
तुम कहती थी ना वो बदल गया है, देखा आज तुम्हारे लाडले ने हमें फिर से जलील करवा दिया। मैं ही पागल था जो इस बेगैरत से उम्मीद लगा ली। सफ़ीर खान ज़ाहिर पर बेहद गुस्सा थे। उसी वक्त माहौल में एक पुरएतमाद आवाज़ गूंजी थी। फुरकान मामू, मैं जानता हूँ ज़ाहिर ने जो किया वो गलत था और ये वक्त बिल्कुल ये बात करने का नहीं, मगर मैं ज़रवा से शादी करना चाहता हूँ, आपसे नहीं, इस रिश्ते के तय होने के पहले से। तो क्या आप मुझे अपनी फर्जंदगी में लेंगे? पुरएतमाद अंदाज, अटल लहजा। बेशक वो किसी को भी अपनी बातों से ज़ायकाल करने का हुनर जानता था। एक तफक्कर भरी मुस्कुराहट शहरोज़ खान के लबों पर आई थी, जबकि इस्माइल बेगम भी बेटे के इस फैसले से खिलसी यही थी। उन्हें ज़रवा वैसे भी परवेज़ के लिए बेहद पसंद थी, मगर ज़ाहिर में भी उनकी जान थी। वो अपने लाला के इस फैसले पर भी खुश थी, मगर जो हुआ उसने उन्हें बेहद दुखी कर दिया था। मगर बेटे के फैसले ने उन्हें उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। जरवेज़ की बात सुनकर सभी हैरानगी से अब उसकी जानिब देख रहे थे, जबकि किसी का दिल टुकड़े टुकड़े हुआ था। फुरकान खान ने भी सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। ज़रवा बेजान मूरत बनी सब सुन रही थी, जैसे ये सब बातें इसके लिए नहीं बल्कि किसी और के मतलब हो रही थी। जब वो मुस्तगीर ही उसे बेमोल कर गया था तो वो शिकवा किससे करती। जरवेज़ तो फिर भी उसे अपनाने की बात कर रहा था। तुम खुश तुम खुश हो बेटा? तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो बेटा? तुम क्या कह रही हो? फुरकान ने इससे पूछा था। जी बिल्कुल मामू जान, मैं पूरे होश व हवास में आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ और बाकी की बात मेरे मॉम डैड आपसे करेंगे, मगर हो सके तो मुझ पर एक दफ़ा भरोसा करके देखिएगा, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। जरवेज़ खान ने सर झुकाए फर्माबरदारी से जवाब दिया था। हाँ लाला जान, मैं खुद आपसे अपनी बेटी ज़रवा का हाथ अपने जरवेज़ के लिए मांगती हूँ। स्माइल बेगम मुस्कुराती हुई आगे आई थी। हाँ फुरकान, हम पर भरोसा करो, हम तुमसे वादा करते हैं हमारे हमारे बेटे जरवेज़ खान के साथ ज़रवा को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो उसे बहुत खुश रखेगा। शहरोज़ खान अपने नरम लबो लहजे में बोले थे। फुरकान खान सोच में पड़ गए थे, उन्हें जरवेज़ में भी कोई कमी नहीं दिखाई देती थी। उन्होंने सफ़ीर खान की जानिब देखा था। सफ़ीर खान ने इस बात में सर हिलाया था। मैं आपको सोच कर जवाब दूंगा शहरोज़ लाला, फुरकान खान ने आहिस्ता से जवाब दिया था। एक फ़तहमंद सी मुस्कुराहट जरवेज़ खान के लबों पर आई थी, जबकि किसी का चैन और सुकून बर्बाद हो गया था। कुछ देर बाद वो सब इजाज़त लेकर वापसी के लिए निकले थे। न जाने अब इन सब की ज़िंदगियों में कौन सा मोड़ आने वाला था, उनकी किस्मत कौन सा खेल खेलने वाली थी और वक्त का पासा किस जानिब पलटना था, ये तो वक्त आने पर ही पता चलता। मगर जरवेज़ खान एक बार फिर से हारी हुई बाजी जीत गया था, जबकि ज़ाहिर खान ने खुद जीत को छोड़ दिया था। तो क्या रंग लाने वाला था इसका ये फैसला? जरवेज़ हाउस से निकलने के बाद से वो एक अजीब सी कैफियत का शिकार था। वो पिछले 1 घंटे से बिलासबाब सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था, मगर उसका इसराब कम होने में नहीं आ रहा था। आज एक बार फिर से वो इस लड़की की वजह से इसी दोराहे पर खड़ा था, जहां आज से 4 साल पहले किस्मत ने उसे ला चटका था। उसे लग रहा था वक्त 4 साल पहले 4 साल पीछे चला गया हो। नहीं, आज मैं कमज़ोर नहीं हूँ, वो वक्त और था मुझे आज जब मुझे बेकसूर होते हुए भी मुजरिम बना दिया गया था, मगर इस बार नहीं। ज़ाहिर खान इस बार गलत नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि मैंने जो किया सही किया। वो लड़की इस काबिल नहीं कि ज़ाहिर खान उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। एक जहरीली सोच इसके दिमाग में आई थी। वो अब ड्राइविंग को कर रहा था। इसकी कार का रुख अपने बंगले की तरफ था, जो उसकी मालकियत था। शायद वो इस बात से बेखबर था कि ज़रूरी नहीं कि जैसा हम चाहते हैं हर बार वैसा ही हो। क्या पता किस्मत को क्या मंजूर था। माजी, फूफो जान, आई वन अगेन, आई गोट, मैं दोबारा जीत गया। मैंने तीसरे सेमेस्टर में 98% हासिल किया है। शायर का अंग्रेज़ों सा लबो लहजा मोबाइल में गूंजा था। उसकी पुरजोश सी आवाज़ पर मोबाइल पर भी इस्माइल बेगम मुस्कुरा दी थी। माशाल्लाह फूफो की जान, अल्लाह मेरे बच्चे को यूं ही कामयाब करे, बस आमीन।
समाइर बेगम ने दिल से उसे दवा दी थी। फिर फूफो जान बस अब 1 साल और फिर दुनिया ज़ाहिर खान का अरूज देखेगी और अपने अज़ली पुरएतमाद अंदाज में बोला था। समाइर बेगम ने दिल ही दिल में इसकी ये खुशी कायम रहने की दुआ की थी। आज ज़ाहिर खान ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और अब उसका यहाँ 1 ही साल बचा था। समाइर बेगम वो वाहिद हस्ती थी जिन्होंने उसका तब यकीन किया था जब पूरी दुनिया इसकी मुखालिफ थी। इस रात ज़ाहिर खान टूट गया था। वो समाइर खान ही थी जिन्होंने उसे समेटा था और उसे उसके साथ होने का यकीन दिलाया था। इसकी ज़ात पर इसके एतमाद को बहाल करने वाली थी उसकी अजीज़ जान फूफो, जो इसके लिए उसकी माँ के बराबर थी। इनसे वो पिछले 3 साल से कांटेक्ट में था और बस अब 1 साल ही बचा था उसकी वापसी में। मगर ज़िंदगी एक बार फिर से इसके साथ खेल खेलने वाली थी। एक और इम्तिहान इसका मुंतज़िर था। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था, मगर खान हाउस में गहरा सकूत सा तारी था। मुराद खान और सफ़ीर खान सवेरे ही ऑफिस जा चुके थे, जबकि फुरकान खान अपने ही थे। साइम और मिशाल यूनिवर्सिटी चले गए थे। ज़रवा अपने रूम में बंद थी। किसी ने भी उसे जगाना मुनासिब न समझा था। ये सुबह के 10 बजे का वक्त था, मगर खान हाउस में सन्नाटा छाया हुआ था। बल्कि अब पलवशा बेगम को ज़रवा की फ़िक्र होने लगी थी। वो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती थी। वो कुछ सोचती हुई ज़रवा के रूम की जानिब बढ़ी थी। रूम लॉक न था, इसलिए उनके हाथ लगाते ही खुल गया था। पलवशा बेगम को ज़रवा की फ़िक्र होने लगी थी। वो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती थी। वो कुछ सोचती हुई ज़रवा के रूम की जानिब बढ़ी थी। रूम लॉक न था, इसलिए उनके हाथ लगते ही खुल गया था, मगर रूम के अंदर की सूरत-हाल देखकर उन्हें झटका लगा था। लाइट्स ऑफ थी और ज़रवा बेड के करीब बेहोश पड़ी थी। वो तड़प कर इसकी जानिब बढ़ी थी। उन्होंने किसी छोटी बच्ची की तरह उसे बाहों में भरा था। वो उसे एक साइड करती हुई बाहर की जानिब दौड़ी थी। कुछ ही पल में वो साइम को कॉल करके डॉक्टर को लाने का कह चुकी थी। उसकी आंख खुली तो हानिया इसके करीब ही बैठी थी। अरे तुम उठ के ही, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? हानिया इसकी तरफ देखती हुई फिक्रमंदी से पूछ रही थी। उसके लहजे में ज़रवा के लिए बहनों वाली अपनायत थी। मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ? ज़रवा अपने चकराते हुए सर को संभालती बमुश्किल गाँव तकिए के सहारे उठ बैठी थी। मैं तो काफ़ी देर से यहाँ हूँ मेरी प्यारी बहना, और सब भी हैं। लाला भी आए हैं, और तुम उठ क्यों नहीं गई? तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। ज़रवा प्लीज़ लेट जाओ। हानिया तफसील बताती हुई फ़ौरन से सरा देने इसके करीब आई थी। इतने में ही रूम नॉक करके फुरकान खान अंदर आए थे। उन्हें देखकर हानिया इजाज़त लेकर वहाँ से चली गई थी। वो अब ज़रवा की जानिब आ रहे थे। बाबा, ज़रवा का ज़ब्त उन्हें देखते ही टूटने को था। बाबा की जान, मेरा बच्चा, कैसी है मेरी गुड़िया? मेरी एक गलती ने मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया? फुरकान खान ने उसे खुद से लगाते हुए पुरशफ़क़त अंदाज में पूछा था। मैं ठीक हूँ बाबा जान। ज़रवा न चाहते हुए भी सिसक उठी थी। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ मैंने अपने ज़रवा के साथ बहुत बुरा किया है। मेरी वजह से ही मेरी शहज़ादी इस हाल में पहुँची है। वो कम ज़र्फ़ इंसान मेरी बेटी के लायक बिल्कुल भी ना था। काश ये मेरी बात में पहले समझ जाता तो ये सब ना होता। वो शख्स मेरी बेटी को यूं सबके सामने रद्द करने वाला होता कौन है? मगर गलती तो मुझसे भी हुई है। मैं तुम्हारे हक़ में गलत फ़ैसला कैसे कर गया मेरी बेटी गुड़िया? अपने बाबा को माफ़ कर दो बेटी। वो बोलते बोलते अब इसके आगे हाथ जोड़ गए थे। नहीं बाबा जान, खुदारा मुझे गुनाहगार न बनाएं। ज़रवा ने तड़प कर इनके हाथ अपने हाथों में लिए थे। आपका कोई कसूर नहीं। आपने तो मेरे अच्छे के लिए भी ये फ़ैसला लिया था ना। मेरी ही किस्मत में ये सब लिखा होना था, सो हो गया। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं बाबा जान। ज़रवा अपने दिल की उजड़ी हुई हालत पर काबू पाती उन्हें मुतमईन कर रही थी। वरना कोई ज़रवा के दिल से पूछता, ठुकराए जाने की तकलीफ़ क्या होती है? ये हुई ना बात। मैं आपको ज़िंदगी के हर मुकाम पर ऐसे ही बहादुर और मजबूत देखना चाहता हूँ बच्चे। वो उसे हौसला दे रहे थे। काश मैं तुमसे बदला ले सकती ज़ाहिर खान। तुम्हारी वजह से आज मेरे बाबा जान इस कदर परेशान हैं। ज़रवा सोचों में गुम थी।
काश मैं तुमसे बदला ले सकती ज़ाहिर खान, तुम्हारी वजह से आज मेरे बाबा जान इस कदर परेशान हैं। ज़रबा सोचों में गुम थी, मगर मैं अब अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा मेरी गुड़िया, इसलिए मैं आपसे आज कुछ पूछने आया हूँ। फुरकान खान ने तहरीर बांधी थी। जी बाबा जान, ज़रबा चूँकि उनकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। बेटा, मैंने बहुत सोच विचार के बाद कुछ फ़ैसला लिया है, मगर मेरे लिए अब मेरी बेटी की राय एम है। मैं अब फिर से तुम्हें किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसलिए जो भी तुमसे पूछूंगा इसमें आखिरी फ़ैसला तुम्हारा ही होगा। वो आराम आराम से बोल रहे थे। ज़रबा का दिल न जाने क्यों किसी अनजाने खौफ में मुबतला था। वो गौर से इसकी बातें सुन रही थी। वो गौर से उनकी बातें सुन रही थी। मैंने ज़रवेज़ बेटे के प्रपोज़ल पर गौर किया है। वो हैंडसम है, वेल एजुकेटेड है, कुछ ही वक्त बाद अपना बिज़नेस ज्वाइन करने वाला है और उनका मुस्तकबिल भी शानदार है। सबसे बड़ी बात, वो मेरी आंखों के सामने पला बड़ा है, इसलिए मुझे इनके प्रपोज़ल में कोई ख़राबी नहीं दिखी। और वहाँ आपकी इस्माइल फूफो भी होंगी, आपको एडजस्टमेंट में भी कोई मसला नहीं होगा। वो बोलते बोलते खामोश हुए थे। ज़रबा सांस रोके उन्हें सुन रही थी। उसका दिल न जाने क्यों बेसुकून हो रहा था। क्या हुआ बाबा जान? उन्हें खामोश देख ज़रबा ने आयशा से पूछा था। कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ अगर आपकी मामा होती तो वही आपसे ये बात करती, मगर मैंने आपको माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। बात करते करते उनकी आंखें नम हो गई थी। बाबा जान प्लीज़ ऐसे रोए मत, मेरे लिए आप ही मेरा सब कुछ हैं। ज़रबा ने इनके आंसू साफ़ किए थे। वो उसकी फ़िक्र पर मुस्कुरा दिए थे। बेटा, मैंने सोचा है इस्माइल आपा को हाँ कह दूँ। ज़रवेज़ और आपके रिश्ते के लिए वो आहिस्तगी से बोले थे। ज़रबा का दिल बंद होने को था। वह जालिम शख्स तो उससे पिछली रात ही बेमोल करके चला गया था, और शादी तो उसकी कहीं ना कहीं होनी ही थी। तो फिर अब ये दुख किस बात का था? ज़रबा ने अपने आप से सवाल किया था। बेटा, आप सुन रही हैं ना? उसे खामोश देख फुरकान खान ने पूछते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ रखा था। जी बाबा जान, ज़रा जल्दी से बोली थी। मैं अब आपकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। जैसा आप कहेंगी मैं वैसे वही फ़ैसला करूँगा। फुरकान ने इसकी तरफ देखते हुए फ़ैसला उस पर छोड़ दिया था। कुछ पल को तो वो ज़रबा सुन रही थी। सॉरी बट मैं ये शादी नहीं कर सकता। एक सर्द लम्हा इसकी समातों में गूंजा था। दर्द की एक लहर इसके दिल में उठी थी। बेटा, मैं नहीं जानता मेरी ज़िंदगी कितनी है, मगर मेरी तबीयत ख़राब रहती है, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे इंसान को थमा जाऊँ जो उससे शहज़ादी बना कर रखे। और कल ज़रवेज़ ने जिस तरह मेरा मान रखा, यकीन माने बेटा, आपको अगर खुश रख सकता है तो वो है ज़रवेज़ खान। इसलिए सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। उसे सोचों में गलता देख फुरकान खान ने उसे समझाया था।